नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो पल पल के अपडेशन आपको इलेक्शन से जुड़ी हुई बता रहे हैं। तो वहीं पर मतदान का अगर प्रतिशत बताया जाए तो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि आखिरी फेज ये बच चुका है। इसी बीच जो है मतदाताओं में भी काफी जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है आखिरी फेज में, क्योंकि चुनाव आयोग की टेंशन भी बढ़ी हुई थी कि क्या इस बार मतदान जो है 2019 के मुकाबले कम होने वाला है। लेकिन जिस तरह से मतदान प्रतिशत, मत प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए और बाकी सभी राजनीतिक दलों के लिए भी एक राहत की खबर है। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। तो वहीं पर यूपी में 11 बजे तक 28.2% मतदान हुए। तो वहीं पर बंगाल में 11 बजे तक 28.10% मतदान किया गया है। झारखंड की बात कर ली जाए तो 29.55% मतदान हुआ है। तो वहीं पर उड़ीसा में 22.64% मतदान किया गया है। तो वहीं चंडीगढ़ में तो आज एक सीट पर यहां पर मतदान जारी है। तो वहीं पर 25.3% मतदान हुआ है 11 बजे तक। बिहार में 24.25% मतदान किया गया है। वहीं पर हिमाचल की अगर बात की जाए तो 31.92% मतदान किया गया है। वहीं पर पंजाब की भी बात कर लेते हैं तो 32.91% मतदान हुआ है। तो यानी कि लगातार मत प्रतिशत बढ़ते जा रहे हैं। 57 सीट 11 बजे तक 26.30% मतदान किया गया है। यानी कि अगर देखा जाए कि मतदानों का जो प्रतिशत है, जो मत प्रतिशत है, जिसके लिए लगातार चुनाव आयोग की टेंशन भी बढ़ी हुई थी, जन जागरण यहां पर कार्य भी किए गए थे, वहीं पर लगातार जो है जनता को जागरूक करने का प्रयास भी किया गया था। इसके लिए कई कार्यक्रम भी रखे गए थे और इसी के तहत लगातार अपील भी की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और वहीं पर हम भी आपसे यही अपील लगातार करते जा रहे हैं सुबह से कि आप लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे, मतदान जरूर करें। और क्योंकि मतदान करने से ही, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी ये बनती भी है, और अगर बदलाव चाहते हैं तो भी मतदान करें, और अगर इस सरकार से खुश भी हैं तो भी मतदान करें। तो पहले मतदान फिर जलपान। तो लगातार यही अपील आपसे करते जा रहे हैं। इसी बीच जो बड़े बड़े लीडर्स भी हैं वो भी पहुंचे मतदान करने के लिए, और सभी लोग जो है लगातार जनता से अपील भी कर रहे हैं और हम भी लगातार यही अपील कर रहे हैं। तो 7वां चरण यानी कि आखिरी रण, और इसी बीच 57 किलो पर किस तरह से अलग अलग राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकी वो हम सभी ने देखा। और इन 57 किलो को क्या इस बार बीजेपी भेद पाएगी, क्योंकि 400 पार का नारा उनकी तरफ से दिया गया है। वहीं पर 370 की बात अकेली बीजेपी कर रही है। और इन दावों को अब 4 जून को पता चलेगा कितना सच जनता करने वाली है। तो 7वां फेज में 8 राज्य, जिनमें से 7 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो 57 सीटों पर वोटिंग अभी भी जारी है। तो वहीं पर एक एक करके अगर गोरखपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तो रवि किशन भी पहुंचे हैं। लगातार जनता से यही अपील करें। आप देख सकते हैं कि सभी के सभी जो बड़े चेहरे हैं, बड़े लीडर हैं, वो भी लाइनों में खड़े हैं और आपसे भी लगातार यही अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकले, छुट्टी मिली है तो उसका उपयोग करें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि मतदान भी हो रहे हैं। इसी बीच आंकड़े भी हमने देखे किस तरह से मतदान जो प्रतिशत हमने देखे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शुभम जुड़ चुकी है वेस्ट बंगाल से। ब्यूरो चीफ जितेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है। तो पहले शुभम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए पिछले 6 फेजेस में सबसे ज्यादा चुनाव, जो सबसे ज्यादा मतदान हुए हैं वो पश्चिम बंगाल से ही सामने आए हैं। इस बार क्या हालात? बिल्कुल लगता है पश्चिम बंगाल में लगातार मत का प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा है। अब तक जो छठे फेज में जब चुनाव हुआ है और आज 5वां चरण का चुनाव हो रहा है, अगर हिमाचल को छोड़ दें तो लगभग अब तक के जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल का है, हिमाचल प्रदेश के बाद। यानी पिछले जो लोकसभा का चुनाव जो हुआ था और इस बार का जो चुनाव है उसमें पश्चिम बंगाल का आंकड़ा इस बार बहुत ज्यादा है। और इसको लेकर के बीजेपी बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है ममता सरकार के लिए। इस वजह से लोग बढ़ चढ़ के वहां पर वोटिंग कर रहे हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल से आने की जो दावा है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार किया जा रहा है। अमित शाह भी लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका भी कहना है कि हम उत्तर प्रदेश में सबसे सीटें हम पश्चिम बंगाल से जीतेंगे।
क्योंकि बीजेपी का पूरा इस बार का जो लोकसभा का चुनाव का जो फोकस रहा है वो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इन जो हिंदी भाषी राज्य है उस पर रहा। इसके अलावा साउथ के भी स्टेट को इस बार बीजेपी ने अपने कैंपेन का सबसे बड़ा जो है हिस्सा बनाया है, जिसके अंदर जो है वो कैंपेन का हिस्सा बनता भी है जितेंद्र जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो तीसरा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सीट है और इस किले को साधने का प्रयास लगातार बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। शुभम, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर है, जनता से आपकी बातचीत भी हो रही है, तो वहां के हालात अभी क्या कह रहे हैं? क्योंकि अगर मतदान प्रतिशत देखा जाए तो पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा आए हैं। इस बार क्या कहा जा रहा है सुबह से अगर बात की जाए तो? तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बबीता जी, मतदान, हाँ आपने मेरा सवाल सुना या मैं दोबारा रिपीट करूं? छह फेज हो चुके हैं जी। जो लोकसभा इलेक्शन के। आज 7वां फेज है और आखिरी चरण है। 7वां और आखिरी चरण आज है। तो 6 जो चरण है उनमें देखा गया है कि बंगाल से ज्यादा मतदान हुआ है। 70 के ऊपर 70% के ऊपर ही मतदान गया है 6 में। पिछले 2 की बात अगर मतलब फिर भी कम कर लें, लेकिन लास्ट के जो 4 चरण हुए हैं उनमें लगातार बम्पर जो है वोटिंग हुई है बंगाल से। लेकिन आज का जो चरण है, आज के चरण में हम लगातार ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि लाइनें लगी हुई हैं। कोलकाता के अभी मैं चेतना गर्ल्स हाई स्कूल में खड़ी हुई हूँ, जहां पर कोलकाता के मेयर और टीएमसी के मंत्री, राज्य के मंत्री हैं फिरहाद हकीम, जो अपने परिवार के सहित इसी जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये कोलकाता मैं चेतला में खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर गर्ल्स हाई स्कूल है, चेतला गर्ल्स हाई स्कूल, वहीं पर वोट डालने के लिए गए हुए हैं। तो वोट का जो सिलसिला है वो जारी है और लगातार हम यही कोशिश करेंगे बताने की कि जिस तरह से 6 चरणों की वोटिंग हुई है उसी घटनाक्रम में उतनी ही परसेंटेज आज भी आपको बता पाए। अब किस तरह की वोटिंग होती है वो तो एक बार में शाम को पता चलेगा जब वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे वोटिंग जो है अभी भी बम्पर चल रही है। बिल्कुल जितेंद्र जी, क्योंकि लगातार देखा गया बिहार पे भी सबकी निगाहें बनी हुई है। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा सीट यहाँ पर भी है और बीजेपी लगातार यहाँ से, अगर पिछले चुनावों की बात की जाए और आज जिन सीटों पर वोटिंग होने जा रही है उसमें एनडीए के पास ज्यादा से ज्यादा सीटें गई हैं, लेकिन इस बार कितनी ज्यादा चुनौती देखने को मिल रही है बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए? बिल्कुल अब तक बिहार के आज कुल जो 8 लोकसभा के सीटें हैं, उन 8 लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है। कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में और अधिकतर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लगभग जो है 3 दफा से, यानी 3 बार जो लगातार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, चाहे 14 का हो, चाहे 19 का हो, या फिर जो है इस बार का भी हो, इसमें बीजेपी लगातार जो है वो बढ़त बनाई हुई है। बिहार की जो महत्वपूर्ण जो सीट है उसमें पटना साहिब, पाटलिपुत्र और इसके अलावा आरा, बक्सर जैसे सीट हैं, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो इसमें जो है वो शामिल हो रहे हैं इस 17वें चरण के चुनाव में, जिसमें पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और रविशंकर प्रसाद जो है काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, जो है केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, कानून मंत्री रहे हैं। और ये इस सीट पर जो है लंबे समय से बीजेपी और आरजेडी और जेडीयू के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। हालांकि इससे पहले जब शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में थे तो वो भी पटना साहिब से एक बार लोकसभा का चुनाव जीत करके और संसद गए थे। हालांकि अब वो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। वही अगर पाटलिपुत्र सीट की बात करें तो राम कृपाल यादव यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं और राम कृपाल यादव पहले आरजेडी में थे, आरजेडी से वो बीजेपी में वापस आए थे 2019 के लोकसभा चुनाव के समय में। और लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का बड़ा आरोप लगाया था और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी में शामिल हुए थे और वो जीत करके संसद भी पहुंचे थे। इस बार के लोकसभा चुनाव बीजेपी ने उनको फिर से टिकट दिया हुआ है और राम कृपाल यादव फिर से वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से कांटे की टक्कर जो है वो आरजेडी और बीजेपी के बीच में देखी जा रही है, क्योंकि जो आरजेडी की तरफ से वहां पर जो मीसा भारती है, लालू प्रसाद यादव की बेटी, वो चुनावी मैदान में है और वहां पर मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर की है। इसके अलावा अगर आरा सीट की बात करें तो यहाँ पर आरके सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। आरा से पहले भी आरके सिंह लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं बीजेपी के टिकट पर और इस बार भी बीजेपी ने उनको दोबारा से मौका दिया है। आरके सिंह पहले गृह सचिव थे और
लंबे समय तक बिहार के अंदर भी उनकी पोस्टिंग रही है और ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS अधिकारी हैं और उनका अच्छा खासा ब्यूरोक्रेसी में अनुभव रहा है। हालांकि उनके साथ बीजेपी के कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब वो जिला अधिकारी थे लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने के लिए जो आदेश दिए थे, तो उसमें RK सिंह ही जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे और इनको ये निर्देश दिया गया था और उसके बाद से RK सिंह ने जो है वहाँ रथ यात्रा को रुकवाया था और वहीं से बीजेपी की जो रथ यात्रा थी राम मंदिर का, वहाँ पर जो है उसका समापन हो गया था। हालांकि RK सिंह बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी से वहाँ पर चुनाव जीते और अभी फिर से बीजेपी ने उनके ऊपर अपना दाव एक बार लगाया हुआ है। वही अगर बक्सर सीट की बात करें तो यहाँ पर स्थानीय और वर्सेस जो है वो बाहरी का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर सुधाकर सिंह को RJD ने टिकट दिया हुआ है और मिथिलेश तिवारी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन मिथिलेश तिवारी दरअसल बिहार के गोपालगंज के बैकुंठपुर से विधायक हैं और वहाँ से विधायक का चुनाव वो जीतते रहे हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं बिहार बीजेपी में, तो उस पर बीजेपी ने उनको जो है दाव लगाया है। लेकिन वहां पर सुधाकर सिंह के बीच में काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि सुधाकर सिंह वहां के स्थानीय नेता हैं और यादव बहुल जो वोट है वो उनको ज्यादा मिल रहा है। लेकिन वही अगर मिथिलेश तिवारी की बात है तो मिथिलेश तिवारी पर वहां की स्थानीय जनता जो है वो आरोप लगा रही है कि चूंकि ये बाहरी प्रत्याशी हैं और ये बाहर से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वहां पर बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा जो है वो हावी है। तो बिहार के कुछ VIP और महत्वपूर्ण जो सीटें थी वो शामिल, उसके अलावा काराकाट जो सबसे महत्वपूर्ण सीट अभी बिहार में है इस 7वें चरण का, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने गठबंधन के साथ टिकट दिया है। वही निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह भी चुनावी मैदान में है और पवन सिंह के चुनावी सभाओं में लाखों की भीड़ उमड़ रही थी। तो इससे अनुमान लगाया सकता है कि दोनों के बीच में काफी ज्यादा कांटे की टक्कर है। आपने काफी विस्तार पूर्वक सभी सीटों का समीकरण भी समझाने की हमारी जनता को कोशिश की है और इस तरह विस्तार पूर्वक बताया भी है। शुभम, क्योंकि 9 की 9 सीटों पर आज मतदान होने जा रहा है, बंगाल में आखिरी फेज है और इसी बीच जो 9 सीटों पर मतदान हो रहा है वो कहीं ना कहीं TMC का गढ़ भी है और 9 की 9 सीटें उन्हीं के पास गई थी। इस बार क्योंकि बीजेपी कह रही है जो बारासात सीट है और दमदम में वो दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है, कह रही है दोनों की दोनों सीट बीजेपी के पाले में गिरने वाली, यानी दावे काफी किए जा रहे हैं। इसी बीच जो बसीरहाट सीट है उस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई है, क्योंकि संदेश खाली इसी के अंडर आता है। दावे क्योंकि हर पार्टी कर रही है, कितनी जमीन पर सच्चाई दिख रही है? बबीता, जमीनी सच्चाई तो जब वोट देंगे तब पता चलेगा, लेकिन जमीनी जो सच्चाई है वहां पर मुद्दों की कमी नहीं है। चाहे बीजेपी की तरफ से हो या TMC की तरफ से हो, मुद्दे हैं। TMC लगातार जमीनी स्तर पर बंगाल में कार्य कर रही है। यहाँ पर उनका जो 15 साल लगभग होने जा रहा है और जमीनी स्तर पर जहाँ पे TMC कार्य कर रही है वहीं बीजेपी ने मुद्दे खड़े किए हैं, कार्य कर रही है, महिलाओं के लिए कार्य कर रही है और TMC की जो महिला वोटर है वो सबसे ज्यादा है। जमीनी स्तर पर हम देखें तो कन्याश्री हो, रूपोश्री हो, यहाँ तक कि लक्ष्मी भंडार हो, महिलाओं के लिए जो ममता सरकार है उसने काफी काम किया है, जिससे महिलाएं खुश है और महिला वोटर जो बहुत ज्यादा है। लेकिन बीजेपी ने कई मुद्दे उठाए हैं, जैसे वो टीचर्स की जो भर्ती, शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर देख लीजिए आप, चाहे वो आप बसीरहाट को लेकर देख लीजिए, चाहे आप CAA को लेकर देख लीजिए, तो मुद्दे बीजेपी की तरफ से कम नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो ममता सरकार है वो अपने हिसाब से कार्य करती जा रही है। अब वोटर्स का जो पल रहा है वो किस तरफ जाएगा, ये तो वोट जब खुलेंगी 4 तारीख को ही रिजल्ट जब निकलेगा पता चलेगा। बबीता, कुछ देर में ही जो कोलकाता के मेयर हैं वो वोट देने के लिए गए, हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने का। बिल्कुल, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं और दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे भी हैं और इसी भी जिस तरह से आप ग्राउंड जीरो पर पहुंची हैं, इतनी तपिश के बीच में भी जनता से बात करने का प्रयास भी कर रही है, तो वहां से ये समझ में आता है कितनी मेहनत जो है हमारे रिपोर्टर्स भी कर रहे हैं। वहीं पर इसी बीच क्योंकि मतदाताओं से भी हम सुबह से अपील कर रहे हैं कि आप लोग ज़रूर वोट देने पहुंचे, क्योंकि आपका एक वोट जो है गेम चेंजर के तौर पर जो है काफ़ी प्रभावी भी होगा, निर्णायक साबित होगा। जितेंद्र जी, क्योंकि लगातार बिहार में देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में जिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, कहते हैं कि वहां पर जातीय फैक्टर काफी ज्यादा प्रभावी है और वहां पर कहते हैं कि इस खास चक्रव्यूह को जिसने भी भेद दिया है उसी की जीत तय मानी जाती है। बिल्कुल लगता है बिहार के दिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लगभग देखा जाए तो सभी सीटों पे जातिगत संकरण को ध्यान में रखते ही टिकट दिया गया है।
अभी हम लोग थोड़ी देर पहले आरके सिंह के बारे में चर्चा कर रहे थे। आरके सिंह को भी वहाँ पर जातिगत जो है समीकरण को देखते हुए वहाँ पर बीजेपी ने राजपूत समुदाय से वोट वहाँ पर टिकट दिया है। और इसके अलावे अगर बक्सर की बात करें तो वहाँ पर जो है ब्राह्मण और राजपूत वोट है, इसलिए वहाँ पर बीजेपी ने टिकट जो है वो मिथिलेश तिवारी को दिया है। हालांकि आरजेडी ने भी वहां पर राजपूत प्रत्याशी ही उतारा है सुधाकर सिंह को, इसलिए वहां पर राजपूत वोटों का वहां पर दो भागों में जो है वो डिवीजन हो रहा है, इसलिए थोड़ा मिथिलेश तिवारी के लिए चुनौती वहां पर ज्यादा है। इसके अलावा काराकाट की बात करें तो वहां भी जातिगत समीकरण का ध्यान रखा गया है और वो भी जो है राजपूत और हिंदू बहुल इलाका है। यही कारण है कि पवन सिंह को जो है भारी संख्या में राजपूत वोट मिल रहा है और इसी राजपूत वोट के खसकने के डर से वहां पर जो उपेंद्र कुशवाहा के लिए राजनाथ सिंह भी वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे और राजनाथ सिंह ने वहां पर चुनाव प्रचार किया उपेंद्र कुशवाहा के लिए। इसके अलावा आनंद मोहन को भी वहां पर चुनाव प्रचार में उतारा गया था, जो अभी जेल से पैरोल पर बाहर आए हुए हैं और जो गोपालगंज के डीएम थे जी कृष्णैया, उनके मर्डर का उनके ऊपर आरोप था, लेकिन अभी सरकार ने उनको जो पैरोल से बाहर किया है। तो दो आनंद मोहन भी राजपूत जो है वो नेता रहे हैं और लंबे समय से बिहार में राजपूत समुदाय के लिए राजनीति करते रहे और राजनाथ सिंह की भी यही छवि है कि राजपूत नेता के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जो है छवि बनाई। यानी कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह का वहां पर जाना, इसके अलावा आनंद मोहन का वहां पर प्रचार करना, दो बड़े राजपूत दिग्गज चेहरों का उस सीट पर जो है अपना जो है दमखम दिखाना, इससे जाहिर होता है कि पवन सिंह को भारी संख्या में राजपूत समुदाय का वोट मिल रहा है और ये वोट खिसक करके पवन सिंह के पास न जाए, इसलिए वहां पर जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए जो है प्रचार किया गया। देखा गया 2019 की अगर बात की जाए तो आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां पर उन्होंने भी जातीय फैक्टर को ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखा था और उसे साधने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाई थी। इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी और एनडीए के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, क्या वही रिजल्ट उन्हें भी देखने को मिलेगा? लगता है बिहार के अंदर लंबे समय से लगभग जो है अगर 2 दशक से ज्यादा या 3 दशक से ज्यादा अगर कहें तो लगभग जो है वो 80 के बाद से जातिगत समीकरणों के आधार पे ही बिहार में वोटिंग होते रहा है और वहां पर उसी आधार पे जो राजनीतिक के जो सियासी गणित है वो सेट की जाता रहा। लालू प्रसाद यादव का हमेशा से प्रयास ये रहा है बिहार के अंदर में कि वो मुस्लिम और यादव को मिला करके राजनीति करें और उनका वोट प्रतिशत अगर उनको मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए बढ़त जो है वो बन पाता है। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो ओबीसी और पिछड़े वर्ग का राजनीति करते हैं। बिहार में ओबीसी की जनसंख्या जो है लगभग वो 16% से ज्यादा है और इसके अलावा राजपूत ब्राह्मण कायस्थ भूमिहार से अगर मिला दिया जाए तो वो भी लगभग जो है 16% के आसपास में बैठते हैं और दोनों को अगर जोड़ दिए तो लगभग 32% से ज्यादा वोट जेडीयू को मिलता है इस समीकरण से। वही लगभग जो है 16-17% से ज्यादा यादव समुदाय के ही वोट हैं और इसके अलावा 8-9% मुस्लिम समुदाय का ही वोट है। तो लालू प्रसाद के इस समीकरण को भी जोड़ दिया तो नीतीश कुमार के समीकरण से 2-4% जो है वो कम बैठता है। लेकिन साथ ही साथ नीतीश कुमार को एससी, एसटी, ओबीसी और इसके अलावा बीजेपी के जो कैडर वोटर है फॉरवर्ड क्लास के राजपूत ब्राह्मण कायस्थ भूमिहार वैश्य वो मिलता है। इस प्रकार से अगर दोनों के प्रत्याशियों को अगर गठबंधन में टिकट दिया जाता है तो नीतीश कुमार के मत प्रतिशत जातिगत समीकरण के आधार पर थोड़ा ज्यादा हो जाता है एनडीए के अंदर में, इसलिए बीजेपी और जेडीयू के प्रत्याशी बिहार में आसानी से जीत जाते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव का जो एमवाई समीकरण है वो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ठीक तरीके से फिट नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समुदाय के जो वोटर हैं वो जेडीयू की तरफ अपना रुख कर चुके हैं और कुछ कट्टर जो वोटर हैं जो राम मंदिर या इस तरीके के जो धार्मिक मुद्दों के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी जो समर्थन करते रहती है उनके तरफ भी उनका जो है झुकाव होता है। इसलिए जो है अब मुस्लिम जो वोट है बिहार के अंदर में वो 3 भागों में इस वक्त जो है वो बांटा हुआ है। जितेंद्र, बिहार की झारखंड का रुख कर लेते हैं। झारखंड में 3 सीटों पर आज चुनाव होने वाले हैं, आखिरी फेज है। वहीं पर दुमका, गोंडा, राजमहल तीनों की तीनों सीटें जो है वो हॉट सीट है। बिल्कुल लगता है झारखंड के 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें राजमहल और इसके अलावा दुमका और गोड्डा है। यहाँ पर तारा मरांडी बीजेपी जो है उनको टिकट दी है तारा मरांडी को और ये एसटी समुदाय से आते हैं और लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है और वहाँ पे पीछे समुदाय के भी काफी ज्यादा जो है वोटर्स है, इसलिए बीजेपी ने वहाँ पर जो है आदिवासी और प्लस जो है 80 पिछड़ा जातियों को साधने का वहाँ पर प्रयास किया है और उनको टिकट दिया है। वही गोपी सोरेन को गठबंधन के तहत जो है वो
सीपीएम के टिकट पर वहां पर चुनाव जो है वो लड़वाया जा रहा है। वही अगर दुमका सीट की बात करें तो सीता सोरेन वहां से चुनाव लड़ रही है और सीता सोरेन जो है वो शिबू सोरेन की बहू है और वो वहां से चुनावी मैदान में है और वो लगातार हेमंत सोरेन के ऊपर हमले बोल रही हैं। हालांकि वो शिबू सोरेन को लेकर के शौक हैं, जो कि वो चाहती हैं कि जो शिबू सोरेन जो उनके जो ससुर हैं उनके चेहरे का या उनका जो झारखंड के राजनीति में जो उनका एक स्थान है उसका लाभ उनको मिले, लेकिन हेमंत सोरेन को ऊपर लगातार टारगेट कर रही है। चुनाव से पहले हाल ही में वो अभी बगावत करके अपनी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुई है और बीजेपी ने भी उन्हें टिकट दे दिया। क्या वो लाभ, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या वो लाभ उन्हें मिल पाएगा, क्योंकि बगावत के सुर उन्होंने छेड़ दिए हैं? बिल्कुल लगता है जब हेमंत सोरेन के ऊपर जब आरोप लगा और ईडी ने उनको गिरफ्तार किया तो सीता सोरेन का नाम सबसे पहले चर्चा में आया कि उनको सीएम बनाया जाए झारखंड का, लेकिन हेमंत सोरेन ने उनको सीएम नहीं बनाया और उनको लगता था कि चूंकि उनके पति के साथ भी नाइंसाफी हुई है और जो परिवार की जो राजनीति है हेमंत सोरेन की, शिबू सोरेन की, सीता सोरेन की और सीता सोरेन की पति का, इनका एक आपसी पारिवारिक कलह था और उसमें सीता सोरेन चाहती थी कि चूंकि हेमंत सोरेन अब लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड में, शिबू सोरेन भी झारखंड में जो है सीएम रहे हैं, लंबे समय तक केंद्र में भी राजनीति किया है, तो अब कम से कम जो है वो दूसरे जो बेटे हैं उनको कम से कम मौका मिले। लेकिन यहाँ पर जो है वो सीता सोरेन के साथ जो है उतना जो है महत्व जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको नहीं दिया, उनको उतना प्रायोरिटी नहीं दिया, इसलिए सीता सोरेन जो है नाराज होकर के और बगावत की और उसने अपना लिया और बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया और बीजेपी ने उनको वहाँ पर टिकट भी दे दिया है। हो सकता है कि इस बार वो चुनाव भी जीते, क्योंकि जो शिबू सोरेन का जो इमोशनल जो वोट है जिनको सॉफ्ट कॉर्नर अपना रही है उसका भी मत मिल रहा है, बीजेपी का तो वोट वहाँ पर है ही है। लेकिन वही दूसरी तरफ गोपी सोरेन भी है वहाँ, यानी सोरेन वर्सेस सोरेन का यहाँ पर जो है वो लड़ाई है और यहाँ पर लेफ्ट का प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान में है। और इसके अलावा दुमका सीट की गोड्डा सीट की बात करें तो निशिकांत दुबे यहाँ पर बीजेपी से प्रत्याशी हैं और ये काफी वीआईपी सीट माना जाता है, क्योंकि निशिकांत दुबे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की जो है सक्रिय राजनीति में रहे हैं और संसद में जो है वाद विवाद में अक्सर भाग लेते हैं। और निशिकांत दुबे ने ही महुआ मोइत्रा के ऊपर कैश फॉर क्यूरी का उन्होंने जो है सबसे पहला उन्होंने मामला लेकर के सामने आए थे और उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने जो है पैसे लेकर के संसद में सवाल पूछे। जितेंद्र, यहाँ पर मेरे दो सवाल हैं। जी दो सवाल आपसे, क्योंकि पहला जो जिस तरह से आपने अभी पूरा सीता सोरेन के बारे में व्याख्यान किया है, पूरा बताया है जनता को हमारी कि किस तरह से जो है बगावत के सुर वहां से शुरू हुए और उसके बाद बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, हालांकि वोट बैंक जो है वहां पर खिसक सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, क्या जेएमएम को यही डर था इसलिए 45 साल बाद जो है परिवार से हटके उन्होंने एक जो है बाहर के व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया है? दूसरा सवाल मेरा ये हो जाता है, क्योंकि निशिकांत दुबे की आप बात कर रहे हैं, उनके सामने प्रदीप यादव को उतारा गया है कांग्रेस से, तो कहा जा रहा है प्रदीप यादव वो है जो पहले बीजेपी में थे और फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो कांग्रेस का दामन थाम लिया था। तो क्या कहा जाए, प्रदीप यादव वो शख्स है जिन्होंने बीजेपी की रणनीतियां भी देखी है, किस तरह से वो काम करते हैं वो भी वो समझते हैं। देखिए वक्ता, पहले मैं आपको सीता सोरेन वाले सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं। दरअसल लंबे समय से सीता सोरेन ये चाहती थी कि चूंकि हेमंत सोरेन को मौका मिला है राजनीति में और जानकारी के लिए इसी बीच हमारे रिपोर्टर शुभम का भी बहुत बहुत शुक्रिया बंगाल पे पूरी रिपोर्टिंग देने के लिए। पल पल की अपडेशन आपको इलेक्शन से जुड़ी देते रहेंगे, देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।